एक साधारण रास्ता नहीं, बल्कि कई अनकहे राजों का घर। इस हाईवे पर यात्रा करते हुए हर मोड़ पर छुपी है एक भयानक सच्चाई। ये कहानी है रामदीन की, एक ट्रक ड्राइवर की जिसे एक छलावा मिला, एक आत्मा जो उसकी जिंदगी और मौत दोनों के बीच फंसी थी। क्या रामदीन अपने अतीत से भाग पाएगा, या ये रास्ता उसे अपनी अधूरी कहानी के साथ हमेशा के लिए बांध लेगा? देखिए, ये दिल दहला देने वाली कहानी जो आपको NH-30 की रहस्यमय दुनिया में ले जाएगी, जहां डर डरावनी आत्माएं और अधूरी कहानियां मिलती है। टायरों की गड़गड़ाहट, डीजल की बह और आसमान में छाई काली घटाएं। कुछ ऐसा था उस रात का माहौल जब रामदीन अपना ट्रक लेकर रांची से जमशेदपुर की ओर निकला था। एक सीधा साधा इंसान, 50 के पार की उम्र, बीड़ी की लत और ट्रकों से इश्क। पूरे साल काम करके उसने अभी नया ट्रक लिया था। रामदीन को हाईवे रटे हुए थे, लेकिन NH-33 को लेकर उसका मन कभी शांत नहीं रहता। इस रास्ते की अपनी एक खास गंध थी, जली हुई रबर, पुरानी राख, और कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे हवा में कुछ और भी घुला हो। हर बार जब वो इस रूट पर जाता, कुछ ना कुछ अजीब जरूर होता। कभी रेडियो अपने आप ऑन हो जाता, कभी सामने अचानक कोई कुत्ता दौड़ता और ट्रक जोर से हिचकोले खाने लगता। उस रात भी वही हुआ। एक चाय की दुकान पर आखिरी बार रुककर उसने बीड़ी जलाई थी। वही एक बूढ़े चाय वाले ने धीमी आवाज में कहा था, भाई साहब, अंधेरा हो गया है, NH-33 रात को चालू मत किया करो। वो औरत अब भी वही बैठती है। रामदीन ने हंसते हुए कहा था, चाय बनाना सीखा नहीं और डराने चले आए। बूढ़ा कुछ नहीं बोला, बस उसकी आंखों में जो दिखा वो मजाक नहीं था। रामदीन ट्रक में चढ़ा और हेडलाइट ऑन करके सड़क पकड़ ली। पेड़ों की कतारें दोनों तरफ सिर झुकाए खड़ी थी, जैसे हर एक पत्ता खुद भी डर में हो। हवा में हल्का सा धुआं था और सड़क बिल्कुल खाली थी। कुछ दूरी पार करते ही उसे सामने कुछ हिलता हुआ दिखा। एक औरत सफेद साड़ी में सड़क के एकदम बीचों बीच खड़ी। ब्रेक लगाते वक्त उसका सीना जोर से धड़का। औरत एकदम स्थिर खड़ी थी, ना चेहरा दिख रहा था ना उसके पाव। रामदीन ने खिड़की से सिर बाहर निकालकर पूछा, मैडम कहां जाना है? औरत ने धीरे से सिर उठाया। ट्रक की हेडलाइट में उसका चेहरा साफ नहीं दिखा, पर उसके होंठ जरूर हिले। जहां तुम जा रहे हो। रामदीन को जैसे कुछ चुभा। उसने इंजन बंद किया, ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे उतरा। औरत गायब थी। सड़क खाली, हवा में बस एक गंध रह गई थी, भीगी राख जैसी। रामदीन कुछ पल वही खड़ा रहा, सड़क के बीच में, आसपास का जंगल जैसे सांस रोके देख रहा था। ट्रक का इंजन अब बंद था, लेकिन उसके अंदर हल्की हल्की कंपन महसूस हो रही थी, जैसे कोई अब भी अंदर बैठा हो। उसने एक गहरी सांस ली और बिना पीछे देखे फिर से ट्रक में चढ़ गया। दरवाजा बंद किया, चाबी घुमाई। इंजन स्टार्ट हुआ, मगर रेडियो अपने आप ऑन हो गया। कोई लोकगीत चल रहा था, धीमा, मगर स्वर ऐसा कि जैसे किसी और जमाने से आ रहा हो। और फिर बीच में वो आवाज एक औरत की हंसी बिल्कुल पास से आई, जैसे किसी ने ड्राइवर के कान में फूंक मारी हो। अभी तो सफर शुरू हुआ है, वही आवाज। रामदीन ने रेडियो बंद कर दिया और तेजी से ट्रक आगे बढ़ाया। लेकिन मीलों लंबा हाईवे अब कुछ बदला बदला लग रहा था। जहां पहले पेट्रोल पंप होता था, वहां अब झाड़ियां थी। सड़क सीधी नहीं, हल्की हल्की टेढ़ी लगने लगी थी, और एक जगह तो ऐसा लगा जैसे ट्रक का टायर कीचड़ में फंस गया हो, जबकि सड़क बिल्कुल सूखी थी। वो ट्रक से उतरने ही वाला था कि फिर वही आवाज आई, उतरो मत। पिछली बार उतरने वाला लौट नहीं पाया। अब की बार आवाज बिल्कुल साफ थी, और वही औरत ट्रक के शीशे में दिख रही थी। पीछे सीट पर बैठी, चेहरा धुंध, सिर ढका, मगर उसकी आंखें जैसे जली हुई राख में से झांकती हो। रामदीन ने मुड़कर देखा। सीट खाली थी, लेकिन शीशे में वो अब भी दिख रही थी। उसने शीशा एक झटके में ऊपर कर लिया। पसीने में भीग चुका था। हड़बड़ाहट में गियर बदला और ट्रक को रफ्तार दे दी, पर हाईवे का नक्शा जैसे बदल गया था। दाएं बाएं के मोड़ उसे अजनबी लग रहे थे, और पोस्ट पर कोई नाम नहीं, बस धुंधले निशान। जैसे NH-33 अब वही NH-33 नहीं रहा। ट्रक अब 60 की रफ्तार से भाग रहा था, मगर रामदीन की धड़कन उससे भी तेज। हर मोड़ अजनबी लग रहा था, जैसे रास्ता खुद बदल गया हो। बाहर कोई गाड़ी नहीं,
कोई हेडलाइट नहीं, बस जंगल, सन्नाटा और ट्रक की गड़गड़ाहट। कुछ दूर चलते ही अचानक ट्रक का हेडलाइट झपका। एक पल को अंधेरा छा गया। अगले ही सेकंड फिर रोशनी लौटी और ठीक सामने ट्रक के बोनेट पर एक औरत बैठी थी। सफेद साड़ी लहर रही थी और उसके गीले बाल विंडशील्ड पर चिपके हुए थे। चेहरा नीचे झुका था, पर उसकी गर्दन एक अजीब सी एंगल पर मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने तोड़ी हो। रामदीन ने ब्रेक मारा। ट्रक चीखता हुआ रुका। वो बोनेट से कूदकर नीचे उतरा, लेकिन जब ट्रक से बाहर निकला वो, और वहां कोई नहीं था। ना औरत, ना बाल, ना कोई निशान। सड़क पर सिर्फ एक चीज पड़ी थी, एक टूटी हुई चूड़ी। रामदीन ने चूड़ी उठाने की कोशिश की, पर उंगलियां जैसे सुन्न हो गई। उसका हाथ वही कांपता रह गया। किसी ने पीछे से धीरे से फूंक मारी। बिल्कुल वही एहसास जो चाय वाले की दुकान पर रेडियो से आया था। हर किसी को मंजिल नहीं मिलती, कुछ रास्ते अधूरे रह जाते हैं। वो पलटा, पर पीछे कोई नहीं था, बस पेड़, उनकी छाया और रात की हवा। उसने चूड़ी वही छोड़ दी और दौड़कर ट्रक में चढ़ गया। अब उसे सिर्फ एक बात समझ आ रही थी, ये रास्ता, ये रात और ये औरत उसे कहीं खींच रही है। वो जितना भागता रास्ता उतना ही लंबा हो जाता। और फिर अचानक उसे अपने ही ट्रक की पिछली खिड़की में हल्का सा धुंधला चेहरा दिखा। एक बच्ची का चेहरा, और उसकी आंखें ठीक वैसी ही थी जैसी उस औरत की थी। रामदीन का शरीर जैसे बर्फ हो गया। ट्रक की पिछली खिड़की में जो चेहरा था, वो धीरे धीरे और साफ होता जा रहा था। एक छोटी बच्ची, उसकी उम्र मुश्किल से 7-8 साल, बाल गीले और आंखें काली, गहरी, एकदम शून्य जैसी। उसने कुछ नहीं कहा, बस रामदीन को देखा। एक तक बिना पलक झपकाए रामदीन ने झटके से शीशा मोड़ा, पर जब देखा ट्रक की पिछली सीट खाली थी। उसने दोबारा शीशे में देखा, चेहरा फिर वही था। इस बार थोड़ा और पास वो चीखा, गियर बदला और ट्रक को जोर से आगे बढ़ा दिया। ट्रक की रफ्तार अब 80 से ऊपर जा चुकी थी। हवा में अब एक अजीब सीटी बज रही थी, जैसे किसी और दुनिया की आवाज हो। कुछ ही दूर जाकर ट्रक को एक मोड़ आया। वो मोड़ उसे पहचान में नहीं आया। जीपीएस ने भी जवाब दे दिया था। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन चमक रही थी, टर्न बैक। रामदीन ने ब्रेक दबाया, पर इस बार ब्रेक ने काम नहीं किया। ट्रक बिना कंट्रोल के आगे बढ़ता गया और तभी सड़क के किनारे उसे एक बोर्ड दिखा। उस पर लिखा था, मृतक स्थल 3 किमी। उसका दिल कांप गया। ये जगह कभी उसके रूट में नहीं आई थी और ना ही कभी किसी ट्रैफिक मैप में उसने इसका जिक्र सुना था। ट्रक की हेडलाइट अब झपकना बंद हो चुकी थी, लेकिन रोशनी में जो सामने दिखा वो और भी डरावना था। एक पुराना टूटा फूटा मंदिर, जिसके गेट पर सूखे फूल, राख और काले धागे लटक रहे थे। रामदीन ने ट्रक रोक दिया। इस बार ब्रेक अचानक काम करने लगा, जैसे किसी और की मर्जी से। वो उतरा, मगर अब हवा में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, वही बच्ची की, बेहद धी, मी बेहद ठंडी। अब मंदिर में चलो, वहीं मेरी मां छुपी है। रामदीन के कदम जैसे अपने आप उस मंदिर की ओर बढ़ने लगे। हवा में राख की गंध और धुएं की महीन परत थी, जैसे किसी ने कुछ अभी अभी जलाया हो। मंदिर छोटा था, मगर उसका दरवाजा बड़ा। जंग आया मगर खुला हुआ। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक टूटी हुई दिया जल रही थी और उसके सामने जमीन पर एक लाल साड़ी पड़ी थी, जो हल्की हल्की हवा में हिल रही थी, जबकि मंदिर के अंदर हवा का कोई रास्ता नहीं था। रामदीन का गला सूख गया। वो वापस मुड़ने ही वाला था कि दिया एकदम बुझ गया। अंधेरा होते ही मंदिर के कोने से किसी के खिसकने की आवाज आई, जैसे कोई जमीन पर नाखून रगड़ते हुए रेंग रहा हो। वो पलटा, लेकिन दरवाजा अब बंद था। फिर वो आवाज वही, बच्ची की, मगर इस बार और पास से, तुम देर कर चुके हो। और तभी सामने की दीवार पर आकृति बननी शुरू हुई। एक परछाई धीरे धीरे इंसानी रूप लेती हुई। वो औरत थी वही जो पहली बार हाईवे पर दिखी थी, लेकिन अब उसका चेहरा पूरा दिखाई दे रहा था। आधा चेहरा झुलसा हुआ, आंखें गड्ढों जैसी, होंठ फटे हुए और गर्दन अभी भी उसी अजीब एंगल पर टेढ़ी। उसने धीरे से कहा, मुझे रुकने को कहा था, तुमने रुकने से मना किया, अब कहां जाओगे? रामदीन बुरी तरह कांप रहा था। उसका शरीर जवाब देने लगा था। उसने दीवार की ओर देखा। वहां अब एक पुरानी फोटो टंगी थी, एक आदमी, एक औरत और बीच में वही बच्ची। नीचे लिखा था, स्वरामधीन यादव की स्मृति में
उसके पैर डगमगाए। उसने तस्वीर को फिर से देखा। खुद की शक्ल पहचानने में उसे वक्त नहीं लगा। मंदिर की छत से राख गिरने लगी थी, जैसे कोई ऊपर चला गया हो या फिर नीचे उतर रहा हो। उसने डरते हुए फुसफुसाया, मैं तो जिंदा हूं। और तभी मंदिर की छत से वही बच्ची लटकी हुई दिखी, उल्टी और मुस्कुराती हुई। मंदिर की छत से उल्टी लटकी वो बच्ची मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में मासूमियत नहीं, सिर्फ सहजा थी। इंतजार की सजा उसकी आंखें दीवार पर टंगी तस्वीर से हटकर सीधा रामदीन की आंखों में जा ठसी। तू जिंदा कहाँ है? वो बोली, और उसकी आवाज अब एक साथ कई सुरों में गूंज रही थी, जैसे किसी कुएं की गहराई से निकल रही हो। रामदीन का शरीर जैसे लकवे का शिकार हो गया। वो खड़ा था मगर सांस लेना मुश्किल हो रहा था। दीवार पर टंगी तस्वीर से अब खून बह रहा था, धीरे धीरे बूंद बूंद, और नीचे गिरते ही वो बूंदे राख में बदल रही थी। मंदिर का फर्श हिलने लगा, जैसे जमीन के नीचे कुछ सांस ले रहा हो। रामदीन ने पूरी ताकत से मंदिर का दरवाजा खोला और दौड़ता हुआ ट्रक की और भागा। ट्रक वही था, बिना कोई हरकत किए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर अब उसकी खिड़कियों पर नाखूनों के निशान थे। गहरे ताजा वो चढ़ा, इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी को रफ्तार दी। लेकिन जैसे ही ट्रक रोड पर आया, सामने सड़क पर एक जुलूस दिखा। सभी लोग सफेद कपड़ों में सिर झुकाए चुपचाप चल रहे थे। उनके चेहरे साफ नहीं थे, बस धुंधले सिलवेट्स, जैसे वो इंसान नहीं, कोई पुरानी यादें हो। रामदीन ने हॉर्न मारा पर कोई नहीं रुका। उसने गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब स्टीयरिंग किसी और के हाथ में था। ट्रक खुद चल रहा था। जुलूस में चलते चलते एक आकृति ने मुड़कर देखा। वही औरत, उसकी आंखें अब बिल्कुल काली थी। उसने ट्रक की ओर इशारा किया और कहा, चल, अब तेरा भी वक्त आ गया है। ट्रक की रफ्तार धीमी हो गई। जुलूस अब ट्रक के दोनों तरफ चल रहा था और हवा में वही गीत जो रेडियो से पहले बजा था अब चारों तरफ गूंज रहा था। रामदीन ने आंखें बंद कर ली और जब खोली वो किसी और जगह था। जब रामदीन ने आंखें खोली तो ट्रक बंद पड़ा था। इंजन शांत, हेडलाइट बुझी हुई। बाहर सुबह का उजाला था, मगर ऐसा उजाला जो ठंडा, बेरंग और बोझिल था, जैसे सुबह हो। मगर सूरज नहीं, वो ट्रक से नीचे उतरा। सड़क वही NH-33 थी, लेकिन सब कुछ अजीब सा चुप था। ना कोई गाड़ी, ना हवा की आवाज, ना पेड़ों की सरसराहट, सब जैसे किसी जमी हुई तस्वीर का हिस्सा हो। और फिर उसने देखा, उसका ट्रक नहीं चल रहा था, बल्कि सड़क के किनारे खड़ा था और कुछ दूरी पर लोगों की भीड़ जमा थी। वो आगे बढ़ा, भीड़ के बीच जाकर देखा, एक ट्रक पलटा हुआ था, शीशे टूटे हुए, बॉडी चकनाचूर, और सामने झाड़ी में पड़ा एक शव, उसका ही, उसी की शर्ट, उसी की चप्पलें, उसी की कलाई की घड़ी। रामदीन ठिठक गया, सांस अटक गई। ये क्या है? मैं यहां कैसे खड़ा हूं? उसके मन में गूंजा पर आवाज किसी तक नहीं पहुंची। भीड़ में से कोई एक बोला, ट्रक ब्रेक फेल हो गया होगा। सीधा मंदिर के सामने जाकर पलटा। अजीब बात है, मंदिर कभी इस लोकेशन पर था ही नहीं। दूसरा बोला, हर साल कोई ना कोई यहां मारा जाता है। कहते हैं जिस आत्मा का अंत अधूरा हो, वो किसी को चैन से मरने नहीं देती। रामदीन हिला, चिल्लाया, पर कोई उसे देख नहीं सका। उसने ट्रक की ओर देखा, वही नंबर प्लेट, वही खरोचे, लेकिन अब उसके पीछे शीशे में वह औरत और बच्ची दोनों खड़ी थी। औरत ने एक आखिरी बार उसकी ओर देखा, अब तुझसे कोई गलती नहीं होगी, अब तू भी हमारे साथ है। और बच्ची ने धीरे से उसका हाथ थामा, ठंडी मृत छुवन, मगर अब डर नहीं था, बस एक भारी सन्नाटा और एक ऐसी मंजिल जिसका रास्ता अब शुरू हो चुका था। रामदीन अब सड़क पर नहीं था, वो एक वीरान जगह में खड़ा था। चारों ओर कुहासा, जमीन पर राख की परत और हवा में बासी धुएं की गंध। पेड़ झुके हुए थे और उनकी शाखें जमीन तक लटक रही थी, जैसे किसी पुराने श्मशान के चौकीदार हो। उसने पीछे देखा, औरत और बच्ची अब ठीक उसके साथ खड़ी थी, पर उनका चेहरा अब वैसा नहीं था जैसा पहले दिखा था। अब उनमें कोई विकृति नहीं थी, ना झुलसी त्वचा, ना टेढ़ी गर्दन, सिर्फ एक गहरी उदासी और अजीब सी शांति। औरत ने कहा, यह वही जगह है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। रामदीन ने पूछा, मैं कौन हूं अब? बच्ची बोली, तू वही है जो सड़क पर रुका नहीं, और वही बन गया जिसे अब रुकवाना होगा। रामदीन की समझ में कुछ नहीं आया, और तभी दूर से ट्रक की आवाज, खश, वही इंजन की घरघराहट जो कभी उसकी जिंदगी थी,
वो पलटा देखा, कुहासे के पार एक ट्रक आ रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसका था, मगर ये कोई और चला रहा था। नया ड्राइवर, नई जिंदगी, नया शिकार। औरत ने उसकी और देखा। अब तेरा काम है रास्ता दिखाना और रोकना। रामदीन चौंका। रोकना? मैं तो कभी किसी के लिए नहीं रुका, इसलिए तो अब तुझे यही करना है, हर उस राही को रुकवाना जो तू जैसी गलती दोहराने वाला है। ट्रक अब पास आ चुका था। रामदीन सड़क के बीच खड़ा हो गया। वही पोज, वही खाली आंखें जो कभी उसने उस औरत में देखी थी। और ट्रक का हॉर्न गूंजा। ट्रक चालक ने जैसे ही रामदीन को देखा, उसने अचानक ब्रेक लगाई, लेकिन टायर फिसलने लगे और ट्रक खिसकने लगा। आवाज थी हॉर्न की, इंजन की गड़गड़ाहट की और हवा में चीख की। रामदीन ने हाथ फैलाकर रुकने का इशारा किया, पर ट्रक रुका नहीं। ट्रक के शीशे पर अचानक वही बच्ची का चेहरा उभर आया, मुस्कुराते हुए, पर उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थी। ड्राइवर ने सिर घुमाया और ट्रक अचानक घूमकर रास्ते के किनारे जाकर खड़ा हो गया। रामदीन ने धीरे से कहा, तुम्हें रुकना होगा, नहीं तो यही रास्ता तुम्हें निगल जाएगा। ड्राइवर ने कांपते हुए सिर हिलाया और ट्रक की चाबी बाहर निकाली। रामदीन ने उसकी तरफ देखा। मेरी तरह मत बनो। सुन ले, ये हाईवे अकेले नहीं चलता। यहां हर मोड़ फर्क खलिश है, हर सफर में दर्द है, और जो रुकता नहीं उसकी कहानी अधूरी रह जाती है। ड्राइवर ने फुसफुसाया, मैंने भी सुना था पर विश्वास नहीं था। अब विश्वास कर ले, रामदीप ने कहा। मेरी कहानी तुम्हारे चेतावनी है। जैसे ही वो ट्रक से उतरा, ट्रक की लाइटें मंद पड़ गई और हवा में वही धुंधली हंसी फिर गूंजी, लेकिन अब रामदीन के साथ नहीं। वहां बस खाली हाईवे था और दूर कहीं से सूरज की हल्की किरणें आ रही थी। सड़क पर सन्नाटा था, लेकिन अब वो सन्नाटा कोई डर नहीं था, बल्कि एक शांति जैसी थी। रामदीन का शरीर धीरे धीरे धुंध में घुलने लगा, जैसे कोई पुरानी याद बनकर हवा में मिल रहा हो। ट्रक ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा। वहां अब रामदीन का कोई निशान नहीं था, बस रास्ता साफ था और दूर कहीं हल्की धूप खिल रही थी। ड्राइवर ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे ट्रक चलाना शुरू किया। रास्ता अब उतना डरावना नहीं था, लेकिन उसका दिल हमेशा उस रात की खामोशी को याद रखेगा, क्योंकि NH-33 की उस खतरनाक सड़क पर हर मंजिल के पीछे छुपी होती है एक अधूरी कहानी, और जो कहानी खत्म नहीं होती वो अपनी परछाई छोड़ जाती है। रामदीन की परछाई अब उस सड़क पर थी, चुप चेतावनी हर उस राहगीर के लिए जो बिना रुके सफर करना चाहे ना चाहे। झारखंड और बंगाल की सीमा पर एक पुराना जंगल पड़ता है, बुराही घाटी। वहां की सड़क संकरी है, पेड़ों की छाया दिन में भी अंधेरा फैला देती है। उस घाटी से बचने के लिए ज्यादातर ट्रक ड्राइवर रात को नहीं निकलते, पर बलवीर अलग था। बलवीर 30 बरस से ट्रक चला रहा था। कहता था, मैंने सब देखा है, मुझे कोई रास्ता डरा नहीं सकता। उस रात वो कोयले की भारी खेप लेकर बुढ़ाई घाटी के उसी हिस्से से गुजर रहा था जहां से कई बार ट्रक गायब होने की खबरें आई थी। लोगों ने कहा था, वहां एक मोड़ है जो नक्शे में नहीं, और एक रास्ता है जो मंजिल तक नहीं जाता। बलवीर ने उन बातों पर कभी भरोसा नहीं किया। रात के समय ट्रक की हेडलाइट जैसे ही घाटी में घुसी, पेड़ों की लंबी परछाइयां सड़कों पर नाचने लगी। हवा में एक अजीब ठंडक थी और मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह गायब। कुछ ही मिनटों में बलवीर को सामने एक और ट्रक खड़ा दिखा, बिना लाइट, बिना आवाज, मगर उसका इंजन चल रहा था। बलवीर ने हॉर्न दिया, कोई जवाब नहीं आया। वो नीचे उतरा, उस ट्रक की ओर गया और झांक कर देखा। ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था, लेकिन इंजन गर्म था, जैसे अभी अभी किसी ने उसे छोड़ा हो। पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुम भी यही रुक जाओ बलवीर, सब यही रुकते हैं। वो पलटा, पीछे कोई नहीं था। उसने फटाफट अपने ट्रक की ओर दौड़ लगाई, पर जब ट्रक के पास पहुंचा, उसकी ट्रक की चाबी गायब थी। हवा में धुएं की गंध फैल गई थी, जैसे कोई बहुत पुराना इंजन जल रहा हो। और दूर घाटी के अंदर से वही आवाज फिर आई, इस बार और करीब से रुक जाओ, अब रास्ता नहीं सिर्फ वापसी है। बलवीर ने ट्रक के भीतर झांका। सीट खाली थी, लेकिन स्टीयरिंग पर ताजे खून के छींटे थे। वो कांप गया, पर उसने खुद को संभाला। जेबें टटोली, चाबी अब भी गायब थी। ट्रक के बोनट से भांप निकल रही थी, जैसे किसी ने तेजी से चलाकर अचानक बंद किया हो।
तभी बाईं ओर से झाड़ियों में कुछ हिला। उसने टॉर्च निकाली और रोशनी मारी। कुछ नहीं दिखा, मगर आवाज आई जैसे कोई पैर घसीट रहा हो। गीली मिट्टी पर उसका गला सूखने लगा। किसी ने मजाक किया है, उसने खुद से कहा, और पीछे मुड़ने ही वाला था कि उसकी ट्रक की हेडलाइट अपने आप जल उठी। अब रोशनी में सामने एक लड़की खड़ी थी। लंबी पतली उलझे बाल और सफेद सलवार कुर्ता जो कीचड़ में सना हुआ था। बलवीर ने सांस खींची और चिल्लाया, कौन है? लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखें वो सीधी बलवीर को देख रही थी, बिना पलक झपकाए। फिर उसने धीरे धीरे हाथ उठाया और ट्रक की ओर इशारा किया। बलवीर ने देखा ट्रक की ड्राइवर सीट पर अब कोई बैठा था, वही जो पहले नहीं था, और तभी उसने पहचाना। वो चेहरा, वो आंखें, वो उसका अपना चेहरा था। ट्रक स्टार्ट हुआ। बलवीर हक्का बक्का पीछे हटा, पर अब ट्रक खुद चलने लगा। उसी की टायरों की आवाज, इंजन की गड़गड़ाहट, और फिर वही लड़की जो अब हवा में घुल रही थी, मगर उसकी मुस्कान वही जमी हुई थी। बलवीर धंसी हुई मिट्टी में पीछे की ओर लुढ़कते हुए गिरा और ट्रक उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया। इंजन अब भी चल रहा था, मगर अब उसके अंदर कोई नहीं था। बलवीर कांपते हाथों से उठा। उसके होंठ सूख गए थे, पर नजरें ट्रक से नहीं हटी थी। वो झट से केबिन की ओर दौड़ा। दरवाजा खुला। अंदर अंधेरा था, मगर स्टीयरिंग पर फिर वही खून के ताजा छींटे। सामने डैशबोर्ड पर एक पुरानी तस्वीर रखी थी, एक लड़की की, वही लड़की जो अभी अभी उसे दिखी थी। बलवीर ने तस्वीर उठाई। उसके पीछे लिखा था, मिलने का रास्ता वो नहीं होता जो जिंदा लोग चुनते हैं। तभी ट्रक के रेडियो से अचानक जोर की आवाज आए बिना किसी स्टेशन के सिर्फ फटी हुई चीखें, जैसे कोई किसी सुरंग में फंस गया हो और निकलने की कोशिश कर रहा हो। रेडियो अपने आप बंद हुआ। बलवीर ने ट्रक की चाबी घुमाई। इंजन रुक गया। उसने गहरी सांस ली, तस्वीर जेब में रखी और उतरने ही वाला था कि कुछ महसूस हुआ, जैसे उसकी पीठ पर कोई सांस ले रहा हो। धीरे से उसने गर्दन घुमाई। केबिन में कोई नहीं था, लेकिन सीट गीली हो चुकी थी और एक कोने में ताजा कीचड़ जमा हो गया था। अंदर अब उसकी सांसें तेज थी। उसने ट्रक का दरवाजा खोला, नीचे उतरा, मगर नीचे जमीन पर उसकी छाया के साथ अब एक और छाया दिख रही थी। वही लड़की अब उसकी छाया से जुड़ी हुई थी। बलवीर ने पीछे पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ उसकी परछाई और उसके साथ जुड़ी एक दूसरी जो हवा में लहराती हुई सजीव लग रही थी। उसका गला सूख गया, माथे पर पसीना आ गया और शरीर बेजान सा होने लगा। उसने बिना देर किए ट्रक में बैठने की कोशिश की, पर जैसे ही स्टेप पर पांव रखा, उसे लगा कोई उसे खींच रहा है नीचे की ओर। उसने जोर से अपने पैर को खींचा और किसी तरह केबिन के अंदर घुस गया। दरवाजा बंद किया। सांसें भारी हो चुकी थी, लेकिन ट्रक के शीशे पर अब अंदर से ही उंगलियों के निशान बनने लगे, जैसे कोई शीशे के बाहर नहीं, अंदर से खुरच रहा हो। मुझे छोड़ दे, बलवीर बड़बड़ाया, जैसे किसी अदृश्य ताकत से मिन्नत कर रहा हो। तभी फिर वही तस्वीर जो उसने डैशबोर्ड से उठाई थी, अपने आप उसकी जेब से बाहर गिर पड़ी। वो झुककर उठाने ही वाला था कि ट्रक की लाइट अपने आप जल उठी और सामने सड़क पर वो लड़की फिर खड़ी थी, लेकिन इस बार अकेली नहीं थी। उसके पीछे और भी लोग थे, मर्द, औरतें, छोटे बच्चे, सब के सब चुप, गंदे कपड़ों में, आंखें काली और बिना पलके झपकाए। सबकी गर्दनें टेढ़ी, जैसे किसी हादसे में टूटी हो। बलवीर ट्रक के अंदर ही सुन्न हो गया। लड़की ने हाथ उठाया और इशारा किया उस मोड़ की तरफ जो इस हाईवे पर नहीं था, वो मोड़ जो नक्शे में नहीं आता, और कोई ट्रक कभी उस रास्ते से लौट कर नहीं आया। और ट्रक बिना स्टार्ट किए अपने आप उस मोड़ की तरफ मुड़ने लगा। बलबीर की आंखें फटी रह गई। उसने ना चाबी घुमाई ना गियर बदला, पर ट्रक अपने आप धीरे धीरे उस अनजाने मोड़ की तरफ मुड़ गया था। उसके हाथ स्टीयरिंग पर थे, पर वो जानता था अब नियंत्रण उसके हाथ में नहीं था। सामने की सड़क अब वैसी नहीं रही। वो चिकनी काली सड़क की जगह अब उबड़ खाबड़ मिट्टी भरी पगडंडी बन चुकी थी। बाईं ओर गहरे खड्ड थे और दाईं ओर सूखे जाड़, हवा में जले मांस की दुर्गंध घुली हुई थी। बलवीर ने ट्रक रोकने की कोशिश की। ब्रेक दबाया, पर पेड़ के तनों जैसी सख्ती ट्रक में आ चुकी थी। ब्रेक ने जवाब देना बंद कर दिया था। ट्रक अब जोर से हिचकोले ले रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे धकेल रही हो।
तभी उसे सामने धुंध में एक पुराना बोर्ड दिखाई दिया, टेढ़ा झुका हुआ, जंग खाया हुआ। उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, मौत घाट। बलवीर की सांस अटक गई। ये रास्ता कभी खुला नहीं था, अब बंद भी नहीं होगा। किसी और की आवाज उसके कानों में गूंजी। ये आवाज ट्रक के अंदर से ही आई थी, सीट के पीछे से। बलवीर ने जैसे ही पलट कर देखा, वहां एक औरत बैठी थी। वही लड़की नहीं, कोई और, अधचली बाल सुलगते हुए और आंखों में सिर्फ राख। उसने कहा, तू पहली बार नहीं आया बलवीर, तू तो हर बार आता है और हर बार भूल जाता है कि तू बचा ही कब था। बलवीर की धड़कन रुक गई। मैं तो जिंदा हूं नहीं, औरत ने कहा। तू वही रात भूल गया है जब तूने एक ट्रक को कुचला था इसी घाट पर और भाग गया था बिना मुड़कर देखे। बलवीर की रगों में ठंड फैल गई। ट्रक अब उस पुराने पुल की ओर बढ़ रहा था जो अब भी खड़ा था, लेकिन नीचे की नदी में सिर्फ अंधेरा बहता था। ट्रक अब झरझर करते हुए उस टूटे हुए पुल पर पहुंच जाता था। नीचे गहराई में झांकने पर सिर्फ कोहरा दिखता था और कोहरे के नीचे कोई अजीब सी हरकत, जैसे कोई चीज बलवीर को खींचने का इंतजार कर रही हो। पीछे की सीट पर बैठी वो जली औरत अब नहीं थी। बलवीर ने फौरन दरवाजा खोला और कूदने की कोशिश की, लेकिन बाहर की हवा एकदम ठंडी और भारी हो गई थी, जैसे किसी ने पूरा वजन डालकर उसे ट्रक में कैद कर लिया हो। तभी ट्रक की हेडलाइट एकदम तेज जल उठी और सामने उसी लड़की का चेहरा दिखाई दिया, बिल्कुल सामने, शीशे पर चिपका हुआ, उल्टा डरावना, आंखों से काला खून बहता हुआ। बलवीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और तभी ट्रक अचानक रुक गया। बाहर सन्नाटा था, पर अंदर एक धीमी गूंज सुनाई दे रही थी, जैसे किसी पुराने रेडियो से कोई टूटी हुई रिकॉर्डिंग चल रही हो। आवाज में सिर्फ यही दोहराया जा रहा था, तेरा नाम मिटा दिया गया है, अब तुझे याद भी नहीं रखा जाएगा। बलवीर ने सीट के नीचे झांका। वहां एक छोटा सा जंग लगा डब्बा रखा था। उसने उसे उठाया, खोला। अंदर एक पुराने अखबार की कतरन मिली। कतरन पर लिखा था, बुराही घाटी में एक ट्रक हादसे में 3 लोगों की मौत, ड्राइवर लापता। और उस अखबार में जो तस्वीर छपी थी उसमें ट्रक का ड्राइवर बलवी ही था। वही चेहरा, वही दाढ़ी, वही टोपी। उसने अपनी उंगलियां अपने चेहरे पर फेरी। अब उसे धीरे धीरे सब याद आने लगा। वो भागा था एक रात, एक झटके में, और कभी मुड़कर नहीं देखा था। बलवीर का गला सूख गया, हाथ कांप रहे थे और माथे से पसीना बर्फ की तरह ठंडा होकर बह रहा था। उसने ट्रक के अंदर खुद को टटोलना शुरू किया, अपने कपड़े, अपनी जेबें, अपना चेहरा। लेकिन अब सब कुछ बदला बदला लग रहा था, जैसे वो खुद अपने ही शरीर से अजनबी हो गया हो। ट्रक के शीशे पर फिर उंगलियों के निशान बनने लगे, इस बार खून से। धीरे धीरे एक वाक्य लिखा, क्या जहां मौत मिलती है वहां माफी नहीं मिलती। बलवीर चीख कर पीछे हटा, लेकिन तभी ट्रक की हेडलाइट अपने आप बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। पूरे अंधेरे में बस एक हल्की रोशनी उसके सामने चमकी, जैसे किसी ने लालटेन जलाकर रास्ता दिखाया हो। ट्रक के बाहर खड़ी थी वही लड़की, इस बार हाथ में वही लालटेन लिए, और उसकी आंखों से आंसू नहीं, राख बह रही थी। वो आगे बढ़ी और ट्रक के ड्राइवर साइड की खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। बलवीर के कानों में फिर वही शब्द गूंजे, पर इस बार उसकी अपनी ही आवाज में, मैंने तुझे देखा था पर रोका नहीं, बस भाग गया। लड़की ने धीरे से खिड़की पर हाथ रखा और बलवीर ने देखा, उस हाथ में 5 उंगलियां नहीं थी, बस जली हुई हड्डियां बची थी। वो कांप गया, उसकी सांस फंस गई। तभी ट्रक के अंदर सीट बेल्ट अपने आप खींच गई, कसकर, जैसे कोई उसे बांध रहा हो। स्टीयरिंग खुद ब खुद घूमने लगा और ट्रक फिर चल पड़ा। उस टूटे हुए पुल की आखिरी छोर की ओर अब कोई चिल्लाहट नहीं थी, अब सिर्फ एक धीमी घिसी हुई प्रार्थना सुनाई दे रही थी, जैसे किसी ने उसे दोहराते अपनी आवाज खो दी हो। ट्रक अब उस आखिरी छोर पर पहुंच चुका था जहां पुल खत्म होता था और नीचे सिर्फ खाली अंधेरा था। बलवीर का शरीर अब भी सीट बेल्ट से जकड़ा हुआ था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, होंठ सूख कर चटकने लगे थे। उसकी आंखें अब ट्रक के शीशे से बाहर उस लड़की को घूर रही थी जो अब धुंध में खोने लगी थी। ट्रक की हेडलाइट उस खाली अंधेरे को चीर रही थी, पर आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक खालीपन
जो जैसे उसे निगलने को तैयार खड़ा हो। बलवीर ने फिर जोर से चिल्लाया, मैंने जानबूझकर नहीं मारा था। ट्रक की रेडियो पर आवाज आई, लड़की की, साफ और सीधी, पर तुमने रोका भी नहीं था। और ट्रक का इंजन एक झटके में बंद हो गया। चारों ओर एक दमदार सन्नाटा फैल गया। हवा थमी हुई थी, पेड़ बिना हिले खड़े थे और कोहरा ठहर चुका था। फिर ट्रक के सामने नीचे से एक एक करके वही चेहरे उठने लगे। लड़की, बच्चे, बूढ़े, सब वही जो उसे पहले दिखे थे। सबकी आंखें खुली थी, मगर पुतलियां नहीं थी। बलवीर अब बस देख रहा था, हिल नहीं सकता था। फिर सबने मिलकर एक ही बात दोहराई, तेरी सजा शुरू हो चुकी है। ट्रक के शीशे से बाहर अचानक नीचे की जमीन फट गई और उसके नीचे से काली आग जैसी चीज उठी, धुएं से भरी, जलती हुई मगर ठंडी। वो ट्रक के टायरों को छूने लगी। बलवीर के चारों ओर अंधेरा गिरने लगा। ट्रक अब एक जगह पर खड़ा था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे उसके नीचे की जमीन ढस रही हो। बलवीर की आंखें चौड़ी हो चुकी थी। पसीना नहीं, अब बदन से भांप निकल रही थी। डर की भांप। नीचे से उठती काली आग अब ट्रक की बॉडी को छूने लगी थी। शीशे के पीछे वो सारे चेहरे फिर से दिखाई दिए, लेकिन इस बार सब मुस्कुरा रहे थे। एक अजीब बेजान मुस्कान जो मरने के बाद की होती है। बलवीर ने सांस खींची और आंखें बंद कर ली। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। ट्रक की हेडलाइट बुझ गई, इंजन ठंडा हो गया, हवा रुक गई। बलवीर ने आंखें खोली और खुद को किसी और जगह पाया। ना ट्रक, ना पुल, ना घाट। वो अब एक सुनसान वीरान जगह पर था। चारों ओर सिर्फ धुंध और एक पुराने ट्रक की खड़ी हुई लाश। उसके सामने एक पत्थर पर वही लड़की बैठी थी, इस बार शांत। उसके हाथों में एक फूल था। उसने बलवीर की ओर देखा और कहा, अब तू समझेगा। अब की छोड़ देना माफी नहीं होती। और पत्थर के पीछे से निकली एक दरार, काली, लंबी और अनंत। बलवीर का शरीर उस दरार की ओर खींचने लगा, जैसे कोई अज्ञात ताकत उसे अपने भीतर ले जा रही हो। वो जोर से चिल्लाया, खुद को बचाने की कोशिश की, पर आवाज बाहर नहीं निकली। उसका मुंह खुला रहा, पर कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। बलवीर की चीख अब कहीं नहीं थी, जैसे उसने कभी आवाज ही नहीं निकाली हो। उसका शरीर उस अनंत काली दरार में समा चुका था और उसके पीछे बस एक अधूरी कहानी की परछाई रह गई थी। NH-33 पर अब सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले था। वही सड़क, वही मोड़, वही सोनी रातें। ट्रक का कोई निशान नहीं, ना किसी हादसे की खबर। लेकिन उस मोड़ पर जहां बलवीर ने पहली बार उस लड़की को देखा था, अब हर रात गाड़ियों को धीमा करते हुए देखा जाता है। कुछ कहते हैं कि एक लड़की लाल जोड़े में वहां खड़ी होती है, बिना पलक झपकाए बस देखती रहती है। और कभी कभी कोई ट्रक उस मोड़ से मुड़ जाता है, उस रास्ते पर जो किसी नक्शे में नहीं होता। वहां पहुंचकर कभी कोई लौट कर नहीं आता। कहते हैं NH-33 अब सिर्फ एक हाईवे नहीं रहा, वो एक रास्ता बन चुका है उन अधूरी सज्जाओं के लिए जो इंसानों ने खुद को दिए बिना आगे बढ़ना चाहा। बलवीर भी उन्हीं में एक था। अब उसका नाम किसी रिकॉर्ड में नहीं, किसी ड्राइवर की याद में भी नहीं। लेकिन हर रात जब कोई ड्राइवर अकेले उस सड़क से गुजरता है और अचानक ठंडी हवा के साथ उसकी केबिन में परछाई उतरती है, वो समझ जाता है कि कोई सवारी बिना बुलाए साथ चल पड़ी है। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे बारिश होने वाली हो, मगर बूंदे कहीं नहीं थी। बलराम ने ट्रक की खिड़की से बाहर झांका, सिगरेट सुलगाई और फिर गियर में हाथ डाला। उसे इस रात की डिलीवरी अकेले करनी थी। जौनपुर से हरदोई के बीच का लंबा रास्ता जो दिन में भी वीरान लगता था और रात में जैसे कोई दूसरी ही दुनिया हो। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी थी, जो रास्ता बिलई घाट से कटता है वहां रात में कुछ मत देखना, जो दिखे बस आंखें बंद कर लेना। बलराम ने हंसकर कहा था, डराने की जरूरत नहीं, मैंने हिमाचल के ढंसते रास्ते देखे हैं। लेकिन जैसे ही ट्रक बिलई घाट की सीमा में दाखिल हुआ, पेड़ों की शक्ल बदलने लगी। वो ऊंचे नहीं झुके हुए दिखने लगे, जैसे किसी बोझ के नीचे दबे हो। सड़क के दोनों तरफ कोई भी आवाज नहीं थी, ना झींगुर, ना उल्लू, ना किसी पत्ते की सरसराहट। तभी ट्रक की हेडलाइट के बीचों बीच एक परछाई आई। औरत की सफेद कपड़े, लटकते बाल, मगर चेहरा नहीं दिखा। बलराम ने तुरंत हॉर्न मारा, ब्रेक दबाया, पर ट्रक सीधा उसकी ओर बढ़ता रहा।
और जैसे ही टक्कर होनी थी वो औरत गायब हो गई। बलराम की सांसें थम गई। उसने शीशे से झांका और देखा वही औरत अब ट्रक की छत पर खड़ी थी, उल्टी झुकी हुई, और उसकी पीठ से धुआं निकल रहा था। बलराम ने तुरंत ट्रक रोका। इंजन की आवाज थम गई, मगर अंदर उसका दिल अब भी दौड़ रहा था। वो सीट पर जमकर बैठा रहा। हिम्मत नहीं हुई ऊपर देखने की। वो औरत अब छत पर नहीं थी, कम से कम उसे दिखाई नहीं दे रही थी। पर जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, हैंडल बर्फ सा ठंडा हो गया। एक अजीब सी गंध के साथ हवा अंदर घुस आई, नमी और जलते हुए लोहे की मिलीजुली। वो बलराम को अचानक महसूस हुआ जैसे कोई उसकी गर्दन के पीछे सांस ले रहा हो। उसने धीरे से रियर व्यू मिरर देखा। पीछे सीट पर कोई बैठा था, उसी सफेद कपड़ों वाली औरत की परछाई। उसका सिर झुका हुआ था, बालों से पूरा चेहरा ढका हुआ, और दोनों हाथ उसकी गोद में पड़े थे। बलराम एक पल को जम गया। तभी ट्रक की फ्लाइट अपने आप बंद हो गई। बाहर अंधेरा छा गया, और फिर ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से एक टूटी फूटी आवाज आई, कहां भागेगा तू? यही तेरा रास्ता है, यही तेरा इंतजार। बलराम ने फौरन ट्रक स्टार्ट किया, गियर बदला और तेजी से आगे बढ़ा। जंगल पीछे छूटने लगा, मगर उसकी सांसें अब भी उसी धुएं में अटकी हुई थी। पीछे की सीट अब खाली थी, या कम से कम उसे ऐसा लगा। ट्रक अब पूरी रफ्तार में था, मगर सड़क जैसे लंबी होती जा रही थी। बलराम को लग रहा था कि वो घंटों से चला आ रहा है, मगर वही मोड़, वही पेड़, वही गड्ढा बार बार सामने आ रहा था। हर बार जब वो एक पुराने टूटे बोर्ड के पास से गुजरता, उस पर लिखा दिखता, सावधान, आगे रास्ता नहीं है, पर फिर भी रास्ता खत्म नहीं होता। बलराम ने कई बार ट्रक रोका, नीचे उतरा, मगर जमीन पर उतरते ही ऐसा लगता जैसे कोई उसे घसीटकर वापस ट्रक की और खींच लेता हो। पैर भारी हो जाते और पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आती, अब मत रुक, अब लौटना मुमकिन नहीं। एक बार उसने हिम्मत करके जंगल की तरफ देखा। वहां एक टूटी हुई बस खड़ी थी, जंग लगी, शीशे टूटे हुए, और अंदर हर सीट पर कोई बैठा हुआ दिखा, मगर उनके चेहरों पर खाल नहीं थी, सिर्फ आंखें थी, खुली हुई, सीधी, बलराम को घूरती हुई। वो भागा, फौरन ट्रक में चढ़ा और गियर खुल कर दिया, पर तभी रेडियो फिर से चालू हुआ। इस बार एक महिला की सदी हुई मगर सुनी आवाज में, तेरे लिए ये रास्ता नहीं, ये तेरी सजा है। बलराम की आंखें अब गीली हो चुकी थी, होंठ कांप रहे थे, और तभी सामने सड़क के बीचों बीच वही औरत फिर दिखाई दी। इस बार उसके साथ 3 छोटे बच्चे भी थे, जो सब कुछ देखते हुए भी एकदम शांत खड़े थे। बलराम ने एक पल को आंखें मीच ली, ब्रेक पूरी ताकत से दबाया। ट्रक चीखता हुआ रुका। टायरों की घिस से उठी धूल में वो औरत और बच्चे धीरे धीरे धुंधले होने लगे, जैसे हवा उन्हें अपने में समेट रही हो। पर जब धूल बैठी, वहां कोई नहीं था, ना औरत ना बच्चे, बस सड़क पर जलने की बदबू और उन छोटे पैरों के निशान जो अब धीरे धीरे ट्रक की ओर आ रहे थे। बलराम का शरीर शून्य पड़ गया। वो ट्रक के अंदर बैठा, सांस रोके उन निशानों को देखता रहा। हर कदम जैसे उसकी छाती पर पड़ रहा हो, और तभी ट्रक के बोनेट पर एक झटका हुआ, जैसे किसी ने जोर से कूद मारी हो। उसने कान से देखा, कुछ नहीं था। फिर एक और झटका, इस बार ट्रक की छत से आया। अब बहुत तेज आवाज आई, जैसे कोई ऊपर दौड़ रहा हो। बलराम ने कांपते हाथों से ट्रक की लाइट ऑन की। जैसे ही लाइट चली, शीशे के ठीक सामने वही औरत दिखाई दी। इस बार बहुत पास, इतनी कि उसकी सांसें शीशे को धुंधला कर रही थी। बलराम चीखा, लेकिन आवाज निकलने से पहले ही औरत ने अपनी उंगलियां शीशे पर घुमाई और एक शब्द लिखा, कहानी अधूरी है। फिर वो गायब हो गई। ट्रक की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई और ट्रक अपने आप चल पड़ा, उस रास्ते की ओर जो नक्शे में नहीं था। ट्रक अब खुद चल रहा था। बलराम का पैर एक्सीलरेटर पर नहीं था, हाथ स्टीयरिंग पर नहीं। फिर भी ट्रक सीधा उसी दिशा में बढ़ता जा रहा था, जहां हर चीज धुंधली और अजनबी लग रही थी। बाहर की हवा अब भयानक ठंडी हो गई थी। शीशों पर बर्फ की पतली परत जमने लगी, मगर ट्रक के अंदर किसी भट्ठी जैसी गर्मी थी। उसके माथे पर पसीना था, मगर खिड़कियां उठंडी। तभी बलराम की नजर ट्रक के रियर व्यू मिरर पर गई।
पीछे की सीट पर वही तीनों बच्चे अब भी बैठे थे। इस बार उनके चेहरे साफ थे, मगर उनकी आंखें उनमें कोई तिनका नहीं, बस खालीपन था। बलराम ने पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली थी। फिर से मिरर में देखा, बच्चे अब मुस्कुरा रहे थे। सामने सड़क एकदम सीधी जा रही थी, मगर उसकी दोनों सर जलते हुए दिए रखे थे, जैसे कोई रास्ता दिखा रहा हो या फिर कोई अंतिम यात्रा का मार्ग हो। ट्रक धीमा हुआ। सामने अब एक पुराना उजड़ा सा ढाबा दिखाई दिया। उसकी छत टूटी थी, दीवारों पर खाई जमी थी और बोर्ड लटक रहा था जिस पर नाम मिट चुका था। बलराम ने जैसे ही ट्रक रोका, रेडियो अपने आप फिर से चालू हुआ। यहीं से शुरू हुआ था, सब याद है तुझे। बलराम की धड़कन रुक गई। उसने ढाबे की ओर देखा। दरवाजे पर वही औरत खड़ी थी। बलराम ने दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किया, पैर जैसे भारी पत्थरों से बंधे हो। ढाबा खामोश था, पर उसके भीतर एक अजीब सी गूंज थी, जैसे पुरानी यादें सिसक रही हो। दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिख नहीं रहा था। फिर भी बलराम ने हिम्मत जुटाई और कदम रखा। भीतर घुटन थी और उसके चारों पर भटकती आवाजें जैसे कानों में फुसफुसा रही थी। तूने छोड़ दिया था हमें, तुम्हारा गलत था। ट्रक का रेडियो अब भी बज रहा था, लेकिन आवाजें कहीं से भी आती थी, कभी पास कभी दूर। बलराम ने जोर से कहा, मैंने नहीं छोड़ा, मैं वापस आया हूं। तभी अंदर से एक ठंडी हवा आई और बलराम का शरीर ठंड से कांप उठा। ढाबे के कोने से एक पुरानी डायरी गिर पड़ी। उसने उसे उठाया और देखा कि वो अपने ही नाम के ऊपर लिखी थी। डायरी के पन्नों में उसकी पुरानी जिंदगी की बातें थी। कैसे उसने एक दुर्घटना में अपने परिवार को खो दिया था, कैसे उसे दोषी महसूस किया और कैसे उसने खुद को काम में डुबा दिया। उसके सामने अब वही औरत खड़ी थी, पर इस बार उसके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, बस गम। वो बोली, तुमसे माफी नहीं, पर अब तुमको खुद से सामना करना होगा। बलराम की आंखें नम हो गई। बलराम ने डायरी को कसकर पकड़ लिया। वो जानता था कि ये ढाबा उसकी पुरानी जिंदगी का सच लेकर सामने आया है। हर पन्ने में उसके दर्द और पछतावे की गूंज थी। वो उठकर बाहर आया। बाहर खड़ी वही औरत उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा नरम था, जैसे किसी अनसुनी दुआ की प्रतीक्षा में। ट्रक की सीट पर वो तीन बच्चे फिर से दिखाई दिए। उनके चेहरे अब थोड़े शांत थे, मानो वे मुक्ति की राह देख रहे हो। बलराम ने धीमी आवाज में कहा, मैं माफी मांगता, मैं सब ठीक करूंगा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, हवा में हल्की सी हलचल हुई। बच्चे धीरे धीरे गायब होने लगे और साथ ही साथ ढाबा भी फीका पड़ने लगा। बलराम ने महसूस किया कि ट्रक की छत पर कोई नहीं था, पर तभी ट्रक के टायर अचानक जमीन से फिसल गए और वो एक गहरे गड्ढे में फंस गया। ट्रक हिल रहा था और बाहर अंधेरा और घना होता जा रहा था। बलराम ने खुद को संभाला और देखा सड़क खत्म हो चुकी थी। अब सिर्फ एक अंधेरा रास्ता था जहां से लौटना नामुमकिन था। उसने समझा कि माफी मांगना ही अब उसकी एकमात्र उम्मीद थी। बलराम ने ट्रक से नीचे उतरकर गड्ढे की गहराई देखी। अंधेरा इतना घना था कि मानो जमीन और आकाश का फर्क मिट गया हो। रास्ता खत्म हो चुका था, बस उसके सामने एक धुंधली सी रोशनी चमक रही थी। उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसके पैर जमीन में ढंसते जा रहे थे, मानो कोई अज्ञात ताकत उसे खींच रही हो। रोशनी के बीच एक पुराना कुआं था, जिसमें जल नहीं था पर गहरा अंधेरा था। कुएं के किनारे एक लड़की बैठी थी, वही लड़की जिसने उसे बचपन में छोड़ दिया था, जिसे उसने कभी माफ नहीं किया था। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो। लड़की ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में आंसू थे। तभी कुएं से एक ठंडी हवा निकली और बलराम को अंदर खींचने लगी। वो चीखा, मगर आवाज कहीं खो गई। बलराम की सांसें तेज हो गई, जैसे वो पानी के अंदर दबा हुआ हो। कुएं की अंधेरी गहराई में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी, जो धीरे धीरे उसे अपनी तरफ खींच रही थी। उसके दिमाग में पुरानी यादों के झरोखे खुलने लगे। वो दिन जब उसने परिवार को छोड़ दिया था, वादे जो टूटे थे और वो अकेला बचा था। ठंडी हवा ने उसकी पंखुड़ियों को छू लिया, जैसे उसे माफी देने का इशारा। तभी कुएं के अंधकार में एक आवाज गूंजी,
सच्चाई का सामना कर, तभी तेरा डर खत्म होगा। बलराम ने गहरी सांस ली, अपने अंदर की हिम्मत जुटाई और आवाज की ओर बढ़ा। बलराम नए कुएं के अंदर गहराई तक कदम बढ़ाए। ठंडी हवा उसकी रगों में जैसे दौड़ रही थी, लेकिन अब वो डर से ज्यादा उम्मीद से भरा था। अंधेरे में एक छोटा सा प्रकाश दिखा, एक पुराना फोटो फ्रेम जिसमें उसकी और उसकी परिवार की तस्वीर थी, लेकिन वो तस्वीर धुंधली और टूटी हुई थी। तभी उसके सामने वही औरत आई, पर इस बार उसका चेहरा साफ था, गुस्से से बिल्कुल खाली। वो बोली, तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल को स्वीकार कर उसे सुधार, तभी हम सब शांति पाएंगे। बलराम ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, मैं माफी मांगता हूं, मैं लौटूंगा, सब ठीक करूंगा। फिर कुएं से एक हल्की रोशनी बाहर निकली और बलराम की छाया को घेर लिया। जैसे ही बलराम ने माफी मांगी, कुएं की रोशनी तेज हो गई। उसका पूरा शरीर एक तरह की गर्माहट से भर गया, जैसे किसी भारी बोझ से मुक्ति मिली हो। ट्रक के इंजन की आवाज दूर से सुनाई देने लगी। बलराम ने महसूस किया कि वो फिर से सतह पर है, ढाबे के पास। वही पुराने रास्ते पर सब कुछ बदल चुका था। सड़क साफ और चमकदार थी, हवा में ताजगी थी और कोई डर या अंधेरा नहीं था। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो औरत और बच्चे कहीं नजर नहीं आए। ट्रक में बैठकर उसने अपनी सीट बेल्ट लगाई। रेडियो इस बार शांत था। बलराम ने गहरी सांस ली और ट्रक स्टार्ट किया। रास्ता अब साफ था, एक नया सफर शुरू होने वाला। थरार ट्रक ने धीरे धीरे गति पकड़ी। बलराम की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे किसी भारी जिम्मेदारी से मुक्ति मिली हो। आसपास का माहौल अब शांत और स्वागत करने वाला था। रास्ते के किनारे पुराने पेड़ अब हरे भरे और जिंदा लग रहे थे। दूर कहीं पक्षियों की आवाजें आ रही थी, जो पहले कभी नहीं सुनाई देती थी। बलराम ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो चुका है। जो काले बादल उसके ऊपर छाए थे, वे धीरे धीरे छंट रहे थे। ट्रक की खिड़की से बाहर देखता हुआ उसने ठानी कि अब वो अपनी गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश करेगा। उसका दिल अब डर से नहीं, उम्मीद से भरा था। ट्रक की रफ्तार बढ़ती गई और बलराम का मन भी मजबूत होता गया। वो सोच रहा था कि अब जिंदगी में नई शुरुआत कैसे करेगा, कैसे पुराने जख्मों को ठीक करेगा। रास्ते में एक छोटा सा गांव दिखा, जहां लोग सादगी से जी रहे थे। बलराम ने सोचा, यहां रुकना चाहिए, अपने अंदर की शांति पाने के लिए। वो ट्रक रोककर गांव की ओर चल पड़ा। गांव के बच्चे उसे देखकर मुस्कुराए और बुजुर्गों ने सम्मान से नमस्ते किया। बलराम को पहली बार लगा कि कहीं उसे स्वीकार किया जा रहा है, कोई उसकी बात सुन रहा है। वो जानता था कि सच को अपनाना ही उसके लिए मुक्ति की पहली सीढ़ी है। गांव में बिताए कुछ पल बलराम के लिए सुकून लेकर आए। वहां के लोग उसकी दास्तान में दिलचस्पी दिखाने लगे और उसे अपने साथ मिलाकर काम पर लगने को कहा। बलराम ने भी दिल खोलकर अपनी कहानी सुनाई, अपने डर, अपनी भूलों और माफी की तलाश। धीरे धीरे गांव में उसका सम्मान बढ़ा। लोग उसके अनुभवों से सीखने लगे और उसने भी महसूस किया कि जिंदगी फिर से चल रही है। पर मन के एक कोने में अभी भी वो अंधेरा था, जो उसे कभी पूरी तरह नहीं छोड़ रहा था। बलराम की आंखों में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, लेकिन रात के सन्नाटे में वो अक्सर अपनी पुरानी गलतियों के बारे में सोचता रहता। उसके सपनों में फिर वही औरत और बच्चे आते, मगर अब वे डराने नहीं आते थे, बल्कि उसे राह दिखाते। एक रात उसने सपने में सुना, सही रास्ता चुनो और अपने आप से कभी मत भागो। सुबह उठते ही उसने ठाना कि अब वो अपने डर और पछतावे को पूरी तरह से पीछे छोड़। देखा, उसने ट्रक चलाने का फैसला किया, लेकिन इस बार एक नई सोच और एक नई ताकत के साथ। ट्रक की सीट पर बैठकर बलराम ने खुद से वादा किया कि अब वो रास्ते पर ना केवल गाड़ी चलाएगा, बल्कि अपने अंदर की लड़ाई भी जीत जाएगा। रास्ता जो कभी उसके लिए डर और मौत लेकर आता था, अब उसके लिए उम्मीद और नया जीवन लेकर आया था। हर मील के बाद वो खुद को और मजबूत महसूस करता। उस भूतिया रास्ते का अतीत अब सिर्फ एक सीख बन चुका था। ट्रक की हेडलाइट में नए सफर की झलक थी और बलराम के चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि विश्वास था। रास्ते की धूल और हवाओं में अब बलराम को अपने भीतर की आवाज सुनाई देने लगी थी। वो जानता था
कि हर कदम पर उसका अतीत उसे चुनौती देगा। पर अब उसके पास एक हथियार था। हिम्मत ट्रक की सवारी के दौरान उसने कई बार अपने आप से कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसने देखा कि सड़क के किनारे कभी कभी वही बच्चे झलकते थे, पर अब वे उसके साथ ही थे, भटकते नहीं। बलराम ने महसूस किया कि असली लड़ाई तो अंदर थी, अपने डर, गलतियों और खुद को स्वीकारने की। ट्रक की रोशनी में रास्ता साफ दिखाई दे रहा था, पर अंदर की अंधेरों से लड़ाई अब भी जारी थी। बलराम ने सीखा था कि डर को मिटाने का मतलब उसका सामना करना है। रात के सफर में कई बार उसे लगने लगा कि पीछे कोई चल रहा है, लेकिन जब वो मुंह घुमाता तो वहां सिर्फ हवा और सन्नाटा होता। वो समझ गया था कि ये परछाइयां उसके दिमाग की उपज है, जो उसे उसके काले अतीत से जोड़ती है। अब वो डर को गले लगाकर आगे बढ़ रहा था और हर चुनौती को एक नई कहानी के रूप में देख रहा था। रात की ठंडी हवा में ट्रक का इंजन धीमा हो रहा था, लेकिन बलराम का दिल तेज धड़क रहा था। रास्ते के हर मोड़ पर उसने अपनी हिम्मत आजमाई थी। अब वो जान चुका था कि भूत प्रेत केवल दिमाग की कल्पनाएं नहीं, बल्कि अतीत के जख्म हैं जो ठीक होने को तरस रहे हैं। उसने अपने आप से कहा, अब मैं डरता नहीं, मैं समझता हूं। ट्रक की हेडलाइटों के सामने एक नया सूरज उगने को था। नई उम्मीदों का सूरज। बलराम ने गहरी सांस ली और अपने सफर को नए जोश से जारी रखा। सुबह की पहली किरणें जब रास्ते पर पड़ी तो बलराम ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में सचमुच एक नई शुरुआत हो चुकी है। ट्रक की सीट पर बैठा वो अब अपने अंदर के भूतों से मुक्त था। डर और पछतावे की जंजीर टूट चुकी थी। रास्ता अब खुला था और वो बिना किसी भय के अपने सफर को आगे बढ़ा रहा था। बलराम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने अतीत से सामना किया और अब मैं अपने भविष्य का मालिक हूं। सड़क के किनारे के पेड़, हवा और दूर उगता सूरज सब कुछ उसे ये एहसास करा रहे थे कि हर अंधेरा अंतत उजाले में बदलता है। ओम